जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एवं छात्रों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष अड्डा यूट्यूब चैनल, अ पार्ट ऑफ उत्कर्ष एकेडमी चोलापुर वाराणसी। साथियों, आज की इस वीडियो में आपके खास आपके डिमांड पर, ठीक है, आप लोगों की मांग को रखते हुए, ठीक है, आप लोगों ने जो कहा था कि वॉल्यूम 4 सालों करवाइए सर, तो वॉल्यूम 4 हम लेके आ गए आपके सामने। ठीक है, तो वॉल्यूम 4 है ग्रुप डी का प्लेटफॉर्म की बुक है। वॉल्यूम 4 है, इसमें जो है कि ग्रुप डी का हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है कि देखेंगे। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और वो भी 2018 का। ठीक है, और उसमें 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आज देखेंगे। जैसा भी आपका रिस्पांस होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए सीधे आते हैं अपने वीडियो पर। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर कब का है। ये पेपर 2018 का है, और वो 2018 में कब हुआ था, तो ये पेपर हुआ था 15 नवंबर 2018 को, और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है वो। तो लेड धातु जो होता है उसको पीबी से दिखाते हैं। ठीक है, पीबी से दिखाते हैं। और उसके बाद जो है कि आप कॉपर क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है, वो फार्मूला जो इसका होता है वो होता है इसका, ये सारी यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये माने कहने का मतलब कि कर्सर इधर उधर भाग रहा था तो उसको मैं देख रहा था। तो पीबी, उसके बाद जो है कि कॉपर क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CuCl2। CuCl2 जब इससे अभिक्रिया कर लेगा तो ये बना लेगा लेड क्लोराइड बनाएगा। लेड क्लोराइड, लेड जो है कि अभिक्रिया करेगा क्लोराइड से, तो लेड क्लोराइड बनाएगा, PbCl बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 कर दे तो 2PbCl बना लेगा, और उसके बाद यहाँ से कॉपर जो है कि अलग हो जाएगा। तो क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि मैथ से क्वेश्चन दिया है, कह रहा अशोक और किरण किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा करते हैं, किरण और रोहन उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि अशोक और रोहन इस कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं, तो किरण अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए अशोक के लिए ए ले लिया, किरण के लिए के ले लिया, और ये दोनों मिलकर कार्य को करते हैं 10 घंटे में। और किरण के लिए के ले लिया और रोहन के लिए आर ले लिया, तो किरण और रोहन मिलकर उसी कार्य को 15 घंटा में पूरा करते हैं। और रोहन और जो है कि किरण, सॉरी रोहन और अशोक अशोक मिलकर के उसी कार्य करते हैं कितना दिन में, तो वो करते हैं 12 घंटा में। माने स्टार्टिंग में अशोक और किरण है 10 घंटा में करते हैं, किरण रोहन करते हैं 15 घंटा में, उसी कार्य को रोहन और अशोक करते हैं 12 घंटा में। ठीक है, तो यहां से अगर एलसीएम ले लेंगे तो कुल कार्य का एलसीएम कितना आ जाएगा, कहीं 60 आ जाएगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा। सबके एक एक दिन कार्य निकाल लेंगे, मतलब कि यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे, 10 संग 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो ये जो 6 आया है, क्या आया है, वो अशोक और किरण के एक दिन का कार्य आया है ना, पर डे का जो कि कार्य आ गया है। उसी प्रकार जो 4 आया वो क्या आया है, तो किरण और रोहन के एक दिन कार्य आया है। और जो 5 आया वो क्या आया है, तो 5 जो आया है वो आया है रोहन और अशोक के एक दिन कार्य। अगर टोटल अगर हम जोड़ दें तो इधर अगर टोटल अगर आप ऐड करेंगे इसको, तो इधर मिल जाएगा दो बार अशोक हो जाएगा, 2 बार किरण हो जाएगा, और 2 बार रोहन हो जाएगा। तो इन तीन दोनों माने इन तीनों के दोगुने का जो एक दिन का कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तो अगर इसमें से 2 से कट करेंगे तो तीनों के एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 7.5 आ जाएगा, 15 का आधा 7.5। ठीक है, उसके बाद करा है कि किरण अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, माने जो किरण है वो अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो किरण की जो है कि इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, यानी किरण के एक दिन कार्य निकालना पड़ेगा। तो किरण के एक दिन कार्य निकालने के लिए अशोक और रोहन का घटाना पड़ेगा। तो अशोक और रोहन का इसमें से घटा देंगे, तो अशोक और रोहन के एक दिन की जो कार्य है वो कितना है, तो कहेंगे 5 है, तो 5 घटा दीजिए इसमें से। तो 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो किरण के एक दिन में जो कार्य आएगा वो हो जाएगा 2.5। ठीक है, अगर किरण उसी कार्य को अकेले करेगा तो कार्य कितना है, तो कहेंगे टोटल कार्य है 60। तो किरण के एक दिन कार्य कितना है, तो कहेंगे कि 2.5 है, और 60 कार्य करना है, तो 2.5 के जो है कि इफिशियंसी से करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो टाइम बराबर वर्क बाई इफिशियंसी होता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क बाई इफिशियंसी। तो वो वर्क हो गया 60। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा। और ये अगर इसको हम लिखे 5/2, अगर इस 2.5 को 5/2 लिखे तो कट हो जाएगा इससे, तो 2 को जाकर इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि
24 दिन में जो है कि वो कार्य पूरा कर लेगा। कौन? किरण अकेले उस कार्य को 24 दिन में पूरा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 यानी 24 डेज। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद उसके वेतन को 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? तो इसके लिए जो इफेक्टिव परसेंट वाला फार्मूला है, सक्सेसिव वाला जो फार्मूला है उसको लगा दीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगा देंगे तो ये जो कि साल हो जाएगा। तो पहली बार 10% बढ़ाया था, दूसरी बार 10% कम किया था, तो 10% जब कम किया तो उसके लिए माइनस, और जो 10% बढ़ाया उसके लिए प्लस। तो 10% बढ़ाया है तो प्लस, 10% माइनस किया तो माइनस। रख के सॉल्व करेंगे, यहाँ से पूरा 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा। -1 का मतलब कि 1% की जो है कि कमी आ जाएगी उसके वेतन में, तो राइट आंसर होगा इसका 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है? अगर रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को करें तो कैसे करेंगे? वो भी आसान है। 10% को पहले वृद्धि किया है तो +10 लेके चलेंगे, यानी 1/10 आएगा। तो 10 पहले वेतन था तो 10 पे 1 की वृद्धि हुआ तो कितना आ जाएगा? 11। और दूसरी बार क्या किया? 10% की कमी किया है तो आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। उसको भी तोड़ेंगे रेशियो में था। उसके बाद जो है कि 10 कमा रहा था, 10 पर अब कमी किया है तो 10 पर 1 की कमी करेगा, कितना हो जाएगा? 9। तो उसका स्टार्टिंग वाला वेतन कितना आ जाएगा? 10 में 100 हो जाएगा, 100 रुपये। और बाद में वाला कितना हो जाएगा? 11,99। तो कितना कम कमाया? उसका वेतन कितना प्रभावित हुआ? तो 1 रुपया पहले से कम हो गया, तो 1 रुपया 100 पे हो गया। तो परसेंट बताना है तो कितना? तो कहेंगे कि 1%, यानी उसके वेतन में 1% की कमी आएगी। तो उसका राइट आंसर होगा 1% की कमी, यानी उसका वेतन जो है 1% से प्रभावित हो जाएगा, यानी उसके वेतन में 1% की कमी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि कथन निष्कर्ष दिया है, कथन और तर्क से दिया है। देखिए ध्यान से, कथन और तर्क। कथन और तर्क का मतलब ये हो गया कि अगर इसको बोले तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है। उसमें कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट एक दिया हुआ है कथन, और उसके लिए 2 तर्क दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें से मजबूत तर्क कौन होगा, मतलब बरियार तर्क यानी प्रबल तर्क कौन होगा, सशक्त तर्क। समझ रहे हैं? तो वो तर्क आपको इसमें से लेना पड़ेगा जो तर्क जो है कि इस कथन को ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करता हो, ज्यादा उसके लिए मजबूत उत्तर देता हो। तो पढ़िए पहले कथन को। क्या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात में सोसाइटी में वॉचमैन होना चाहिए? अब अपने दिमाग से खुद सोचिए आप कि ये जो सोसाइटी की बात कर रहा है, किसी सोसाइटी में कर रहा है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या वॉचमैन का होना जरूरी है? तो वॉचमैन सोसाइटी में क्यों रखा जाता है? ताकि वो जो है कि सुरक्षा प्रदान करे। और किससे सुरक्षा प्रदान करेंगे? वो कोई आया गया, कोई चोर उचक्का डाकू हो तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको रखा जाता है। तो देखिए तर्क पढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है हाँ, वॉचमैन रखना हमेशा बेहतर होता है और इससे चोरों का डर भी कम होगा। तो ये तो बात क्लियर है। भाई वॉचमैन को लोग क्यों रखते हैं? देख रेख के लिए रखते हैं ना, कौन आया कौन गया, क्या किया क्या नहीं किया, तो उसको उसी लिए तो रखा जाता है। तो ये तर्क ठीक लग रहा है। ठीक है। लेकिन सेकंड वाला पढ़िए, नहीं, वॉचमैन होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चोरी नहीं होगी। वो तो है, लेकिन ये कोई प्रबल तर्क नहीं है। अगर सबको ये सब लोग यही मान लें कि वॉचमैन रखेंगे तो भी चोरी हो जाएगी, तो लोग वॉचमैन क्यों रखेंगे? रखवा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे रखने की बात किया है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए उसका जो है कि आप तर्क देंगे। तो पहला जो तर्क होगा वो प्रबल होगा, तो केवल एक जो है कि प्रबल तर्क होगा और वो डी इज द राइट आंसर। नहीं, सॉरी, इसमें बी इज द राइट आंसर होगा, जो कि इसका डी नहीं बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा केवल और केवल बी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसकी जगह पे ये आ गया तो उसी हिसाब से इसकी जगह पे क्या आएगा, सेम टू सेम। तो देखिए ना, इसमें क्या था? वर्ग था। उस वर्ग के अंदर 4 ऐसे, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग या फिर आयत जो भी है, चौकोर है ये, तो चौकोर में 4 भुजाएं होती है, तो 4 ठो आ गया यहाँ पे लाइन ऐसे करके। ठीक है। माने 2 लाइन ऐसे आ गया, माने 4 कह सकते हैं कि ऐसे बन गए इस तरीके से। तो उसी प्रकार इसमें कितना है ये क्या आपका? तो ये 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका अष्टभुज है। तो अष्टभुज है तो इसमें 8 लाइन आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए? देखिए जो कोना है ना, कोना इन दोनों लाइनों के बीच में है, ऐसे बीच में है। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे आना चाहिए लाइन, वो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए कि ये जो कोने हैं वो लाइनों के बीच में होना चाहिए, ऐसे कुछ इसी प्रकार से। तो इस प्रकार का देखिए कौन सा मिल रहा है, ऐसे 2 लाइनों के बीच में कोना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 2 लाइन है तो इनके बीच में कोना है, तो उसी प्रकार इसमें भी ऐसा कोना आना चाहिए। तो ये किस प्रकार से मिल रहा है? तो ये देखेंगे आप एग्जैक्ट मैच कर गया ए वाले से। तो अगर ए वाले से मैच कर गया तो ए वाला किसमें गया? डी में, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि
ये करंट क्वेश्चन दिया है कि किसको 10 जनवरी 2018 को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसरो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि ये है इसरो का फुल फॉर्म, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि संगठन। अब अगर बात करें तो पूछा है इसमें कि 10 जनवरी 2018 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसे नया जो इस डेट को जो कि नया जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो के सिवान थे, और आज भी हैं, आज के डेट में भी है। अगर आप 2020 में एग्जाम देने जाएंगे या 2021 में ग्रुप डी का एग्जाम देने जाएंगे तो 2021 में भी आपके लिए यही रहेंगे। अगर नहीं चेंज होते हैं तो यही मार के आइएगा। अगर ये पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त। बहुत अच्छा दिन था 15 अगस्त, जिस दिन अपना देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1969, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में जो कि इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसरो का जो कि मुख्यालय आपका कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में है। अगर ये पूछ ले कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज दे दिया, कह रहा है उपरोक्त चित्र में एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है। देखिए एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण एक्स कह रहा है 90 डिग्री। जो कोण एक्स है ना, ये वाला कोण कह रहा है कि 90 डिग्री टोटल कंप्लीट। ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है 90 डिग्री है। और कह रहा है जो एम है, जो एम वाला पॉइंट है वो वाई जेड यानी इस वाई और जेड का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा दिख नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है कि मध्य बिंदु है, लेकिन मान लीजिए क्योंकि कह दिया है क्वेश्चन में तो मानना पड़ेगा ही, मानना पड़ेगा। तो कह रहा है कोण एक्स एम जेड है, एक्स एम जेड यानी ये वाला जो एंगल दिया है वो दिया है 34 डिग्री। लग रहा है कि 90 है लेकिन है नहीं, जैसे दिया वैसे मानेंगे। अगर कह रहा है कि कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल दिया कितना दिया 17 डिग्री। तो कह रहा है कौन सा कोण निकालिए? कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये कोण निकालना है। तो इसका कोई तो मतलब है नहीं है। जब ये पूरा एंगल दे दिया आपको तो इन दोनों एंगल को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 180, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का फल 180 आता है और दो कोण है, ये 90 है 17 है, तो 90 प्लस 17 को जोड़ करके 180 में से घटाइए। 180 में से 90 गया, सीधा आ गया 90, और उस 90 में से फिर 17 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो घटा देंगे तो कहेंगे 0 यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 8, 8 में से 1 गया 7, 73 डिग्री आना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। समझ रहे हैं? ये कथन और अवधारणा वाला प्रश्न है, कथन और अवधारणा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से ये क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कथन को पढ़ना है और उस पर जो भी अवधारणा दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है कि ये कथन क्यों कहा गया, क्या समझ के कहा गया, क्या सोच कर कहा गया, वही अवधारणा जो है कि आपको यहाँ पे पकड़नी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कथन यह है कि एक सुंदर साड़ी भले ही महंगी हो बिक जाती है। देखिए अगर कहा जा रहा है कि एक सुंदर साड़ी भले ही महंगी हो बिक जाती है, यानी सुंदर साड़ी है भले ही महंगा हो वो बिक जाता है, ऐसा क्यों कहा जाएगा? क्योंकि भाई क्योंकि उसमें सुंदरता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसी वजह से जो तो बिक रहा है, ऐसा कुछ होगा। तो देखते हैं क्या सोच से कहा गया होगा। तो पहला कह रहा है कि उसके पीछे का सोच क्या है? कुछ साड़ियां दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। हाँ भाई, जो साड़ियां दूसरों की तुलना में बेहतर हैं वो अच्छी साड़ियां हैं और उन्हीं को लोग पसंद करेंगे, तभी तो वो बिकेगा। और अगला जो कह रहा है ज्यादातर साड़ियां महंगी होती है, नहीं, ये कहां से? इस कथन के पीछे का सोच तो ये नहीं है कि ज्यादातर साड़ियां महंगी होती है, नहीं, कुछ साड़ियां दूसरों की तुलना में बेहतर हैं इसीलिए उनको महंगा रखा गया है और वो बिकती हैं क्योंकि बेहतर है, अच्छी हैं, तो लोग पूछेंगे ही। तो पहला जो कि ये अवधारणा जो है कि ये ठीक है, इसी को सोच करके ये कहा गया होगा, ऐसा कुछ मतलब यहाँ से आइडिया मिलेगा आपको। तो केवल एक करेक्ट होगा, केवल एक गया बी में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न ग्राफ में 4 अलग अलग दुकानों की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर चेन से प्राप्त आय दी गई है। इसके मान रुपया में दिए गए हैं, आप
इसको अध्ययन कर लीजिए पूरा ग्राफ का। ये पहला मंथ का है, ये दूसरे महीने का है, ये तीसरे महीने का है, ये चौथे महीने का है, और ये दिया हुआ है, इसका ग्राफ बना के दिया हुआ है। और टोटल जो इसमें जो है कि जो इसका इनकम हुई है, पहले महीना में 25,000 हुई है, दूसरे महीना में 26,000 हुआ है, तीसरे महीना में 24,000 हुआ है, और चौथे महीना हुआ है 20,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि माह 1 और माह 4 के बीच आय में प्रतिशत अंतर क्या है। तो देखिए माह 1 में कितना आय हुआ है तो कहें 25,000, माह बी में कितना आय हुआ है तो कहेंगे 20,000। ठीक है, तो जो कि पूछ रहा है कि माह 1 से माह 4 के बीच में जो आय हुआ, जो कमाई हुई, जो इनकम आया, उसमें कितना अंतर आया। तो बस बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का, यानी कह सकते हैं टोटल कि भाई आय में से क्या कर लेंगे हम लोग, आय में से मतलब कि पहले महीना के आय में से लास्ट वाले महीने का इनकम कम हुआ है, घटा लेंगे, बटे पहला महीना गुणे 100 कर देंगे, ये परसेंट में आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 5,000, अब 5,000 यहाँ डबल जीरो कट गया इसका। ठीक है, तो मतलब ऊपर आया 5,000 और बटे कितना 250, तो कट करेंगे और 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, यानी 20% इसका राइट आंसर होगा। तो 20% जो है कि आय कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किसी वस्तु को 19.5 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 30% का लाभ होता है, उसे 40% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितने वृद्धि करनी चाहिए। देखिएगा ना, मान लीजिए वस्तु का जो सीपी था, जो वस्तु का जो क्रय मूल्य था, जो सीपी था वो 100 था। ठीक है, और कह रहा है कि स्टार्टिंग में कि जब उसको 19.5 में बेचा गया तो 30% का लाभ होता है, यानी अगर 30% का लाभ लेके किसी वस्तु को बेचेंगे तो 130 से बेचेंगे, और इस 130 का सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, तो दिया है 19.5, ठीक है, रुपया। तो यहां से अगर एक का वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे 19.5 बटे 130 रुपया। और कह रहा है कि उस वस्तु को 40% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा, तो 40 का मतलब 140 की वैल्यू निकालेंगे। भाई 1% की वैल्यू अगर इतना है, 1% माने कह सकते हैं कि वस्तु का सीपी अगर 100% है, तो पहला सेलिंग प्राइस 30 का लाभ लेके कमाएगा तो 130 पे बेचेगा, 130% पे, वहां से 1% आ जाएगा 19.5 बटे 130 रुपया। तो एक 40% का लाभ लेके कमाएगा तो कितने में बेचेगा, तो 140 पर। तो अगर एक की वैल्यू इतना तो 140 की वैल्यू इतना बटे 130, कटम पिटम कर दीजिए, 19 से काटिए यहाँ पे, 19 एकम 19 बचा कितना 6 65, सॉरी 13 कम 13 हो गया, 13 कम 13 बचा 5, अब 65 13 5 65 15 आ जाएगा, 15 गुणा 14 में कर लीजिए, तो 15 चौका 60 और 15 एकम 15 6 कितना हो जाएगा 21। दशमलव कितने स्थान पे कहेंगे, दशमलव हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये एक स्थान पे। ठीक है, तो कितने की वृद्धि करना पड़ा, तो पहले तो बिक रहा था कितने में 19.5 में, अब बिक रहा है कितने में 21 में, इसका मतलब कि 1.5 रुपया का, कितने का 1.5 रुपया का जो है कि वृद्धि करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज द ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आय का योग उनकी आयु के अंतर के 7 गुना के बराबर है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक x है एक y है, x वाला बड़ा है आयु में तो अंतर हो जाएगा x माइनस वाई। तो कह रहा है कि वर्तमान आय का योग करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये जो योग है वो उनके वर्तमान आय के अंतर का 7 गुना है। तो ये जो वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है योग वाला, इसका 7 गुना हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 7x और माइनस 7y। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6x बराबर कितना 8y, कटम पिटम कर लेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4y, मतलब कैंसिल कर लेंगे इतना मिल जाएगा। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष बाद मतलब 10 दोनों में जुड़ जाएगा, यक्ष में भी 10 जुड़ेगा। 10 साल बाद किसी की आयु निकालेंगे तो उससे वर्तमान आयु में 10 जोड़ना ना पड़ेगा, तो 10 दोनों में जुड़ जाएगा। तो ये जो ये होगा वो 9 गुना होगा किसके, उनके अंतर का। तो अंतर तो हमेशा वो एक्स माइनस वाई रहेगा, क्योंकि 10 उसमें जुड़ेगा 10 उसमें जुड़ेगा, फिर अंतर निकालेंगे 10 में 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो कहेंगे यहाँ से एक्स प्लस वाई अब प्लस 20 10 10 20 बराबर कितना हो जाएगा 9x अब माइनस 9y। तो वह एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे तो कुल मिला जुला के यहाँ हो जाएगा 10y अब प्लस 20 बराबर उधर जाएगा तो 8x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो पूछा है कि इसमें कि बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए उठा करके, 3x बटे 4 उठा के वहाँ फेंक दीजिए यहाँ पे, तो रखेंगे 10 गुणे 3x बटे
4 प्लस 20 दिस इक्वल टू कितना 8x। सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 20 हो जाएगा। कैलकुलेटर के पूरा सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो 20 10 गुना 20 तो यानी 5 3 15, 15x इधर, अब 20 गुना 40 उधर, अब बराबर 2 का गुणा उधर जाएगा तिरक में तो 16x हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 40। यानी अरे यार कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, x बराबर आएगा 40 वर्ष। यानी बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु जो निकालनी है तो 40 आ रहा है। कैलकुलेशन में कहीं चेक कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आय का योग, आय का योग कर लिए, इतना ठीक है। आय मतलब यहाँ पे आय नहीं बल्कि आयु रहेगी, हाँ आयु का योग हो गया x प्लस वाई बराबर, अब उनके बीच के अंतर का 7 गुना हो गया, ठीक ठीक। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए x y, यहाँ पे 7x माइनस 7y, x एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा x 6x, जाएगा इधर 8y, 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से y निकालेंगे 3x बटे 4 हो जाएगा। फिर 10 साल के बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यहाँ बोला ना 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग, तो पहला हो जाएगा x प्लस 10 और दूसरा हो जाएगा y प्लस 10। उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग उनके बीच के अंतर करा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो भाई फिर अंतर निकालेंगे तो इसका से 10 कट ही जाएगा, x माइनस वाई आएगा। तो x मिल x प्लस वाई 10 10 20 हो गया, 9 गुणा कर लेंगे 9x माइनस 9y हो जाएगा। यहीं पे कैलकुलेट करने में लगता है गलती हुआ है, तो इधर ले जाएंगे अगर x को तो कहेंगे 8x हो जाएगा, और जब इधर आएगा तो y में जुड़ जाएगा, है ना। ये 8x हो गया और ये माइनस तो y आएगा तो 10y हो जाएगा यहाँ पे और 20 हो जाएगा। और y की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3x बटे 4 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 4 को 2, तो 5 3 15, 15x और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 40 और 2 का इसमें गुणा होगा तो 8 दूना 16, 16 में से 15 निकल जाएगा तो x 40 आएगा, ठीक है ना। तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु 40 वर्ष आएगी, यही इसका आंसर मिल रहा है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं। मृदु पेशी ऊतक की बात कर रहा है कि मृदु पेशी जो ऊतक होते हैं वो किसमें किसमें होते हैं। तो वो देखिए जो होता है पाचन तंत्र में होता है, ठीक है। पाचन तंत्र जो हमारा होता है उसमें भी मृदु पेशी ऊतक होता है, और जो धमनी होता है उसमें भी मृदु पेशी ऊतक होता है। तो ये पहला और दूसरा जो मिल रहा है वो सही है, हृदय में नहीं, पैर में भी नहीं, तो ये हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा अगस्त 2018 के अनुसार नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो 2018 में पूछा था कि 2018 में जो नवीन पटनायक थे वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ये नवीन पटनायक तो बहुत फेमस है, सबको पता है कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका कनेक्शन है उड़ीसा से, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं, करंट टाइम में भी ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये याद रख, माने आप इससे क्या याद रखेंगे कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनके बारे में पूरा याद रख के जाइएगा, पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। अगर मैप में देखें तो उड़ीसा देखिए, यहाँ पे यही है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताइए कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, ठीक है। मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। और उड़ीसा से लगा हुआ राज्य कौन है, देखिए छत्तीसगढ़ आपका है यहाँ पे, ठीक है। और उससे लगा हुआ राज्य कौन है, झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और इधर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश भी उड़ीसा से लगा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल उड़ीसा से लगा हुआ है। अगर बात करें तो ये देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, आइसलैंड है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा सागर वाला एरिया है वो पूरा उड़ीसा के नीचे ही सब कुछ है ये व्यवस्थित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो कि 14वां कर रहा है कि ये देखिए आकृति से दे दिया है, कर रहा है कि ये जिस तरीके से ये आकृति हो गया है उसी प्रकार से ये आकृति क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। देखिए हुआ क्या, इसमें से इसको आधा कर लिया, आधा करके इसी के ऊपर इसको पलट के रख दिया है। तो इसमें भी यहाँ से आप आधा करिए, आधा करिए, आप आधा करके पलट के रखेंगे। देखिए पहले तो नीचे वाला हिस्सा तो ऐसे ही मिलना चाहिए, तो ऐसे कैसे मिल रहा है, तो ऐसे यहाँ पे 2 हिस्सा मिलना चाहिए तो हो ही नहीं सकता है, 2 हिस्सा मिलना चाहिए तो यहाँ चलिए मिल रहा है, यहाँ पे तो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है और यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों खत्म हो गया। तो इन दोनों में देखना है, फिर यहाँ से जब इसको करेंगे तो इसमें से यहाँ पलट के रखा है, तो जब इसको पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है कि ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे दब जाएगा और उधर ऐसे निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। जब पलटेंगे नहीं तिरछे में कुछ इस तरीके जाएगा, ऐसे तिरछे में जाएगा, ऐसे और ऐसे चला जाएगा, तो और ऐसे किसे मिल जाएगा, तो वो इसमें मिल रहा है, थर्ड वाले में मिल रहा है, थर्ड वाले में सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगर कह रहा है कि यदि x y की बहन हो, तो अगर x जो है कि y की बहन हो जा रही है तो x को यहाँ पर रख लिया,
ये y की बहन है तो महिला है तो माइनस कर लिया, माइनस मतलब महिला प्लस माने पुरुष करेंगे हम, ठीक है, तो माइनस मतलब महिला है, और x y बहन है तो समकक्ष रिश्ता हो गया, तो ये x हो गई y की बहन। आगे कह रहा है कि z y की माँ है, तो जो z है वो क्या है, इस y की माँ है, तो इससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो माँ है तो महिला वो भी होगी तो माइनस। और कह रहा है कि w z के पिता है, w जो है इस z के पिता है, w क्या है इस z के पिता है, तो w और ऊपर एक पीढ़ी और ऊपर हो जाएंगे, पिता है तो प्लस, ठीक है। कह रहा है कि भी z का पति है, जो भी है वो इस z का पति है, भी जो है इस z का पति है तो प्लस, और पति है तो उसके समकक्ष हो जाएगा z के, ठीक है। तो कह रहा है तो y की बहन, तो सॉरी तो भी की बहन y की क्या लगेगी, है ना। तो जो भी की बहन है, अगर भी की बहन मान लीजिए यहाँ पे कोई है, मान लेते हैं, तो ये बहन जो है भी की जो है बहन है वो y की क्या लगेगी, तो y अगर देखा जाए तो y का जो भी वो क्या लगेगा, तो भी जो है y के माता का पति है, यानी ये जो भी है वो y का पिता है, और पिता की जो बहन है ना, पिता की बहन क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी, तो बुआ लगेगी, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 16वां, किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए किसी भी परमाणु के m कोष में, m मतलब जानते हैं ना, k l m n इस तरीके से होता है, जो कोष होता है परमाणु के चारों तरफ उसको किससे दिखाते हैं, पहले कोष को k से, दूसरे कोष को दिखाते हैं l से, तीसरे को m से, ठीक है। तो वो ही है k l m n से दिखाते हैं ना। बोहर का जो परमाणु मॉडल था उसमें पहले कक्षा को k से, दूसरे को l से, तीसरे को m से दिखाया गया था, ठीक है। तो पूछ रहा है m वाले कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर आगे फिर 8 होता है, समझ रहे हैं। तो 2 8 18 होता है, 2 8 18 होता है, लेकिन इसमें 18 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसके हिसाब से जो है कि अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो 8 से अधिक तो ही नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जब हेलो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिए भाई, ये क्वेश्चन तो लग रहा था कि 8 हो जाएगा ना, लेकिन जानते हैं कि पहले कक्षा में, अच्छा जो बोहर का परमाणु मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वही नियम होता है ना कि, हाँ देखिए वहां से मैं अभी पेंसिल सेट कर रहा था इसलिए टाइम लग गया, जो अधिक किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस नियम से बढ़ती है, तो 2n² के नियम से बढ़ती है, ये बोहर का जब परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तो वहां से आपको मिलेगा। तो किसी भी कक्षा में, किसी भी कोष में, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, वो अधिकतम संख्या के लिए जो बोहर ने जो फार्मूला दिया था, वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए जो फार्मूला था वो था 2n²। तो n क्या है, तो कहेंगे कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या। तो जो k वाला कक्षा होता है उसके लिए 1 लेते हैं, l वाले के लिए 2 लेते हैं, m वाले के लिए 3 लेते हैं, ठीक है, k l m n इस तरीके से होता है। n वाले के लिए कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। तो पहला कक्षा होता है k, दूसरा होता है l, तीसरा होता है m। तो m के लिए जो n की वैल्यू होगी, m के लिए जो n की वैल्यू होगी, कक्षा की संख्या हो जाएगी 3। तो ये 3 यहाँ पे जब रखोगे आप, तो हमने बताया था ना कि 2 पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, कहाँ से आता है, तो वो इसी फार्मूले से आता है। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, 9 गुना कितना 18। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी किसी भी कक्षा, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में, तो वो बाहरी कक्षा में अगर पूछेगा तो 8, लेकिन अगर कहेगा कि इस तीसरे वाले कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएगा 18। अब चूंकि 18 दिया नहीं है तो 18 से कम भी रह सकता है, और अगर 18 से कम रह सकता है तो कितना रह सकता है, 17 भी रह सकता है, 16 भी रह सकता है, ठीक है, 15 भी रह सकता है, 14 भी रह सकता है, 13 भी रह सकता है, 12 भी रह सकता है, 11 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 9 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है। अब देखना है कि ऑप्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे अधिक क्या दिया है, सबसे अधिक दिया है 10, तो इसलिए यहाँ पे जो है कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, ठीक है। होने के लिए अधिकतम 18 होगा, लेकिन 18 नहीं दिया ऑप्शन में, तो 18 से कम में जो सबसे अधिक होगा वो हो जाएगा, तो राइट आंसर 10। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जब किसी धनात्मक संख्या, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो वह इतना प्राप्त हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जो मूल संख्या थी वो x थी, और उसमें अगर 2 का माने करा किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में, अच्छा मूल संख्या अगर x मानते हैं तो इसका वर्ग जब करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा x²,
और उसमें कह रहा है कि जब दो जोड़ते हैं, कितना, दो, ले दो जोड़ दिए, तो दो जोड़ने के बाद इसका जो मान होता है कितना होता है, 4 सही 4 बटे 1, सॉरी 4 सही 1 बटे 4, तो सॉल्व कर लेंगे, 4 को 16 1 17, 17 बटे 4 के बराबर आता है। सॉल्व करें यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर, जब जाएगा तो 17 बटे 4 और माइनस 2 कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 निकल गया 17 में से, तो आएगा 9, और 9 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब मूल संख्या निकालेंगे दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे ना, तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 3 बटे 2, और 3 बटे 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 सही 1 बटा 2, तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं ऐसा, पढ़ते हैं लगाते हैं। श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, वह उत्तर की ओर, देखिए भाई डायरेक्शन से अगर क्वेश्चन दिया तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, ठीक है। तो कह रहा है श्री एक्स बिंदु ए से, मान लेते हैं बिंदु ए है, यहां से श्री एक्स निकलना शुरू किया, मैराथन दौड़ना शुरू करते हैं, और वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो उत्तर की तरफ मतलब ऊपर 5 किलोमीटर इनको दौड़ा दिया गया। 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, चलिए बिंदु बी पर आ गए। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे, और दाएं मुड़कर कितना चलते हैं, 6 किलोमीटर, तो चलिए इनको 6 किलोमीटर चला दिया गया, और 6 किलोमीटर चल के बिंदु सी पर आ गए, चलिए ठीक है, तो बिंदु सी पर आ गए। फिर दाएं मुड़ते हैं, तो फिर दाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे की तरफ, और दाएं मुड़ गए 8 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर है, तो यहाँ दाएं मुड़ेंगे 8 किलोमीटर, तो जाएंगे काफी नीचे जाएंगे, उसके मतलब उससे भी 3 किलोमीटर नीचे जाएंगे। देखिए साला सीधे नहीं जा रहा है, टेढ़ा भाग रहा है। ये हो गया 3, यहाँ से 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 8 किलोमीटर हो गया। यहाँ आगे दाएं मुड़ करके, तो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चल के बिंदु डी पहुंच गया, चलिए। फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ते हैं, अब यहाँ से जब आ जाएंगे तो दाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, इधर, ठीक है। जब इधर जाएंगे दाएं मुड़ करके तो कितना जाएंगे, क्वेश्चन में दिया है कितना, 10 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच जाते हैं, बिंदु ई पर पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 न है, ये 6 है, तो 10 क्या होगा, उससे 4 ज्यादा होगा, 4 ज्यादा मतलब यहाँ तक आ गया, चलिए। तो कहाँ आ गए, बिंदु ई पर आ गए, बिंदु ई पर आ गए, तो फिर कहता है फिर दाएं मुड़ते हैं, ले फिर दाएं मुड़ेंगे तो फिर उधर ही मुड़ेंगे, इधर ऊपर की तरफ, अब मुड़ करके दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चल के बिंदु एफ पर पहुंचते हैं। तो देखिए ये 8 है, तो जब 6 चलाएंगे तो उससे थोड़ा कम रहेगा, उससे थोड़ा कम, मान लीजिए यहाँ तक, तो 6 किलोमीटर चल के बिंदु एफ पर पहुंच गया। अब बिंदु एफ पर पहुंचने के बाद फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ेंगे तो अब फिर इधर जाएंगे, इधर दाएं मुड़ करके, और कितना चलते हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले यहाँ से यहाँ तक, 1 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच गए, पहुंच गए बिंदु जी पर। जी पर पहुंचने के बाद पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ा दीजिए, और 3 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ से फिर जब दाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे तरफ आके कितना किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर, चलिए 3 किलोमीटर चल गए, ठीक है। 3 किलोमीटर अगर चल गए तो यहाँ पे मान लीजिए आ गए 3 किलोमीटर चल करके, अब ये यहाँ पे आ गए, ये हो गया बिंदु एच हो गया। तो कह रहा है कि बिंदु एच पर पहुंच गया, कह रहा है कि बिंदु डी पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है। इतना बेवकूफ बनाया है फालतू घुमा फिरा करके, हाँ आपको घुमा फिरा के ले गया, कह रहा बिंदु डी पर जब पहुंचे हैं ये घूमते फिरते श्री एक्स जब इस बिंदु डी पे आ गए, यहाँ पे आ गए हैं, तो उनका मुख किस दिशा में है। तो देखिए ना, जब बिंदु डी पे पहुंच जाएंगे, तो अभी मुड़े नहीं है, तो कह रहा है बिंदु डी पर पहुंचने पर, जब बिंदु डी पर श्री एक्स पहुंचते हैं तो उनका मुख किस दिशा में, तो नीचे की तरफ है ना, और नीचे है क्या, तो कहेंगे दक्षिण है। मतलब बेवकूफ बनाया है। अगर क्वेश्चन आप लगातार पढ़ते जाते और लास्ट में आके पढ़ते तो आपको पता हो जाता है कि इतना खींचना खाचना नहीं, यही आपको उत्तर मिल जाता। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एक बार एक सरसरी निगाह से पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक पूछा है कहाँ तक नहीं पूछा है। आखिर बताइए बिंदु डी तक पूछा था, हम लोग फालतू यहाँ तक खींच लिए, मैंने इस सब का कोई जरूरत नहीं है, बस बिंदु डी से ही काम हो गया आपका। तो बिंदु डी पर उसका मुख कहाँ है, दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन सामने रहा ये आपके स्क्रीन पर कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि अनुमानों में से कौन सा कथन निहित है। ठीक है, अब ये बताना है कि कथन दे दिया है, उस पर अनुमान लगाना है कौन सा अनुमान करेक्ट होगा। सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता के लिए 4.5 गीगा, क्या लिखा है, जीएम का मतलब क्या हो गया, मतलब गीगा मेगावाट ऐसा कुछ करके, ठीक है, वो ऊर्जा की क्षमता है, ठीक है, कि बिक्री आधार पर आधार मूल्य को कम कर दिया। ध्यान से पढ़िए फिर से, सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता के 4.5 जीएम के बिक्री आधार मूल्य को कम कर दिया है। मतलब क्यों मूल्य कम करेगी सरकार, शायद उसकी जो खपत है वो कम हो गई हो, इसीलिए ऐसा किया हो।
देखिए अब इसका, या फिर पिछले साल बिक्री कम हुआ हो इसीलिए सोचा हो कि मूल्य कम कर देंगे तो लोग इस बार ज्यादा लेंगे, तो अनुमान लगाइए। अनुमान लगाने के लिए आपको नहीं लगाना है, आपको तो इस कथन के अनुमान जो दिया है उसके हिसाब से चलना है। अब उसको देखना है कौन ज्यादा सही है। अगले साल आधार मूल्य और कम हो जाएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगले साल आधार मूल्य कम हो जाएगा। अगर ऐसा किया गया है तो पिछले साल को बेस बना के किया गया हुआ, तो बेस बनाकर किया गया हुआ। तो देखिए क्या करा कि पिछले साल की बिक्री अपेक्षा के अनुसार अच्छी नहीं थी, हाँ अच्छी नहीं थी, तभी तो इस बार जो है कि दाम कम किया गया है। किसी वस्तु का जो है कि खींच ना हो मार्केट में तो उसका दाम कम करेंगे तभी तो जाकर के वो जो है कि बिकने का उसकी संभावना बढ़ेगी। तो ये सेकंड वाला जो है कि आपका करेक्ट होगा। सेकंड वाला किसमें गया? सेकंड वाला गया बी वाले में, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तर्क और पूर्व अवधारणा से, यानी तर्क और पूर्व अवधारणा से क्वेश्चन है। आप तर्क पढ़ेंगे और उसके लिए कौन सा पूर्व अवधारणा, माने उस तर्क को कहा गया तो क्या सोच के उस तर्क को कहा गया होगा, वो सोच आपको पकड़नी है। बोल रहा है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कह रहा है अगर आपको अधिक उपज लेना है तो रासायनिक उर्वरक को छोड़िए और उसके जगह पे जो जैविक उर्वरक है, खाद है, उसका प्रयोग करिए। तो देखिए उसके लिए क्या है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। यार देखिए यहाँ पे हानिकारक है मनुष्य के लिए और भूमि के लिए हानिकारक है रासायनिक उर्वरक कि नहीं है, इस पे हमें बात नहीं करनी है। अगर वो जो है कि उसको हटाया गया है, उसको हटा करके उसकी जगह पे जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? वो तो बोला है अधिक उपज के लिए ना, तो अधिक उपज के लिए बोला गया है, तो इसमें नुकसान या हानि मनुष्यों के भूमि के लिए हानिकारक है या नहीं है, उससे हमसे क्या लेना देना है? हमें तो उपज के संदर्भ में बात करनी है। तो देखिए अगला पढ़ते हैं, कह रहा है रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। हाँ ये है, अगर अधिक उपज प्रदान करेंगे जैविक उर्वरक रासायनिक उर्वरक की तुलना में, तभी तो उसको लाया गया है। यही सोच करके इसको जो है कि तर्क को बोला गया है। तो पूरा अवधारणा यही था, यही सोच करके उस कथन को बोला गया, इस वाले कथन को यही सोच के बोला गया। तो सेकंड इज द राइट आंसर। वो किसमें जाएगा? बी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा कि 2017 में किसे नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो भारत का राजदूत नेपाल में किसे नियुक्त किया गया 2017 में पूछ रहा है। अब 2017 में पूछ रहा था, 2019 का याद की जाइए, 2020 का याद की जाइए। तो उस समय तो थे कौन? मंजीत सिंह पुरी थे। लेकिन फिलहाल में कौन है? तो फिलहाल में जो है कि नेपाल में भारत के जो राजदूत हैं वो है विनय मोहन कात्री, कात्रा है, विनय मोहन कात्रा है। फिर से देखिए बढ़िया सा नाम लिख सकते हैं इसका, इनका, सॉरी इसका नहीं, इनका, विनय मोहन कात्रा। ठीक है, ये है नेपाल में भारत के राजदूत। अगर आपसे पूछ ले कि दूध है, नहीं भैया दूत है, हाँ। अगर आपसे ये पूछ ले कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह अमेरिका से भारत का संबंध बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए प्रश्न बना सकता है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो श्रृंगला ये जो है कि अमेरिका में भारत के राजदूत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, यानी राजदूत से जितने भी क्वेश्चन है सब आप भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके सभी राजदूतों के नाम याद करके एकदम बम्पर तैयार करके जाइए। अगला क्वेश्चन 22वां आपके सामने ये रहा, असंगत पहचानिए। ZOFK, तो ओ क्या हो गया? स्वर हो गया, इसलिए अलग हो गया। तो एक बी है, तो बी किस में गया? बी में गया, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक सीधी रेखा जो किसी वृत्त के एक और केवल एक बिंदु को छूती है उसे वृत्त की क्या कहते हैं? देखिए अगर ये कोई सर्कल है और इसके किसी एक बिंदु से छूते हुए एक रेखा अगर हम इसे खींच दें तो ये कौन सी रेखा होगी? तो ये होगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा बोलेंगे या स्पर्शी बोलेंगे, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है, ये सर्कल है, अरे तेरी की सर्कल बन रहा है पूरा, खलियाना बन रहा है, ये सर्कल हो गया। अगर इसके बीचों बीच से या कहीं से इसको छेदते हुए, अगर इसको आर पार करते हुए कोई रेखा जा रही है तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक, छेदने वाली, छेद देगा ना, तो छेदक रेखा, इसका नाम है सेकेंड, अंग्रेजी में नाम इसका है सेकेंड लाइन। ठीक है, अच्छा एक और रेखा जो इसको इस पर दो बिंदु, अगर वृत्त के परिधि पर, वृत्त के सरकमफेरेंस पे दो बिंदु हैं, उसको मिला दिया तो हो जाएगी उसकी जीवा। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, उसे बोलते हैं उसका व्यास।
और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो ये सब बातें दिमाग में बैठा कर रखनी है। तो इसका क्या आंसर होगा कि वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूते हुए जाती है तो स्पर्शी कहलाती है, यानी स्पर्श रेखा। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में करते हैं। ले भैया, ए है, ये बी है, दोनों मिलकर 10 दिन में किए। और कह रहा बी और सी एक साथ उसी कमवा को 12 दिन में करते हैं। तभी बी रहा, ये सी रहा, 12 दिन में किए। और उसके बाद कह रहा कि सी और ए मिलकर वही कमवा जो है कि करते हैं 15 दिन में। कर दिए 15 दिन में, तो कुल काम निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से एक एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, पूरा जोड़ देंगे तो तीनों के दोगुने का जो इफिशियंसी आएगा, तीनों के दोगुने का एक दिन कार्य कितना आएगा, तो 6 4 10 5 15 आएगा। कट्टम पिट्टम उड़ा देंगे यहाँ से, 7.5 आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसी कमाओ को अकेले ए द्वारा करवाना हो तो कितना दिन लगेगा। तो ए की इफिशियंसी निकालनी है तो बी और सी की घटा दीजिए। ए के एक दिन कार्य निकालना है तो बी और सी के एक दिन कार्य घटाइए। तो बी और सी के एक दिन कार्य कितना है, तो कहेंगे 5 है। तो 5 यहाँ से घटा देंगे तो बड़े आराम से घट जाएगा। तो ए का मिल जाएगा कितना, तो ए का मिल जाएगा 2.5। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बाई इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है यहाँ पे। और ये काम करेगा ए, तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, इफिशियंसी का मतलब क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य, तो वो 2.5 है। तो जब 60 में 2.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 इज द राइट आंसर। और वहीं इसी सेट में जो एक क्वेश्चन अभी लगवाए थे, सेम टू सेम ऐसे ही था, बस खाली वहां नाम था, यहाँ ABCD है, तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये हो गया बी, 24 दिन, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि प्रश्न आकृति दे दिया है ऐसे, करा दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त चित्र के जल प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब का चयन करें। मतलब इसका बनाना है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में होता क्या है, समझने की बात यही है। जल प्रतिबिंब में ये होता है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर बन जाता है, दाएं बाएं का कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से आधा आधा कर दीजिए आप इसको, तो ये ऊपरी हिस्सा आ जाएगा नीचे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो दाएं बाएं वाला वही रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, इसमें इसमें तो ठीक बन रहा है, लेकिन बीचवा में कैसा लाइन आ गया है, उसके हिसाब से काम करना है। यानी ये तो बन रहा है बी वाला, ये नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें देखिए काला वाला ऊपर रह गया, ये नहीं बन पाएगा। ये तो एकदम नहीं बन पाएगा क्योंकि दाएं बाएं हो गया है। ये वाला भी नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें ऊपर का ऊपर रह गया है, तो ये खत्म। तो यह करेक्ट मिल रहा है, तो ये ए इज द राइट आंसर। एक इसमें गया बी में, तो बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने आज 25 प्रश्न देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ हो, आप लोगों को हेल्पफुल से दिया हो, तो कमेंट में जाके धर धर जो लिखना है तो लिखिए। ठीक है, उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो एकदम बमबमा के डिसलाइक मारिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जम के तैयारी करिए, एकदम जम के। अब टाइम आपके पास बहुत कम है, एकदम धुआंधार तैयारी करिए, 10-12 घंटा पढ़िए तुम चाप के।